So hello everyone, welcome back to this lecture series. This is lecture number 31 of the video lecture series of fluid mechanics, and in this lecture we are going to derive an equation for hydrostatic forces on vertical plane surface submerged in liquid. So friends, last lecture में हम लोगों ने horizontal plane surface के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस को निकाला था कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस किसी पानी में या किसी स्टैटिक फ्लूइड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर कितना प्रेशर फोर्स लग रहा होगा, हम लोगों ने उसको ये चीज कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब अगर हम हॉरिजॉन्टल हटा करके वर्टिकल प्लेन सरफेस की बात करते हैं, मतलब कहने का ये है कि पहले हम लोगों की जो बॉडी ऑफ सबमर्जेंस था, जैसे मान लो ये आपका एक रेक्टेंगल है तो हम लोगों ने इसको ऐसे रखा। ठीक है, तो इसको इस तरह रखने पे क्या दिख रहा था कि इसके सारे सरफेस के सारे पॉइंट्स एक ही एलिवेशन पे हैं फ्रॉम फ्री सरफेस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके जो रूम है उसका जो स्लैब है यानी छत है, आपके रूम की जो रूफ है वो हर एक पॉइंट से समान एलिवेशन पे होगा। अगर उसकी हाइट 12 फीट है छत की तो वो यहाँ से ही 12 फीट होगा, उस कॉर्नर से ही 12 फीट होगा। तो वैसे ही हॉरिजॉन्टल वाले में क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो सारे डिस्टेंस सेम आते हैं, मतलब h बार, h स्टार, h सारी कुछ चीजें। तो वहां पे हम सिर्फ आपका टोटल प्रेशर फोर्स निकालते हैं जो कि अब बराबर रो जी ए एच बार से फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 30 में हम लोगों ने उसका डेरिवेशन किया था। अब आते हैं लेक्चर 31 में, जहां पे हम लोग एक वर्टिकल प्लेन सरफेस को सबमर्ज करेंगे किसी लिक्विड के अंडर में। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि पहले एक कोई भी आर्बिट्री शेप का कुछ एक सरफेस मान लेते हैं। जैसे मान लो हम कोई भी एक शेप ले लेंगे, जरूरी नहीं है कि किसी रेक्टेंगल ट्रायंगल की बात करें। मान लेते हैं कि कोई एक इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, कुछ भी एक शेप मान लेते हैं इस तरीके का। ठीक, और इस शेप में हम एक कह सकते हो कि एक एलिमेंट ले रहे हैं। प्रोसेस क्या है कि हम लोग इसमें पहले एलिमेंट्स के ऊपर सारा कुछ करेंगे कैलकुलेशन कि एलिमेंट के ऊपर कितना फोर्स निकल के आ रहा है, फिर बाद में उसको पूरे बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि इस एलिमेंट की थिकनेस जो है वो आपकी DH है और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं B है। ठीक है, लेट B बी द लेंथ ऑफ द एलिमेंट एंड DH बी द थिकनेस। ठीक है, लिख के चलते हैं ना तो यहाँ पे कि हम लोग को लेट क्या क्या चीजें करनी है। तो लेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं एलिमेंट की डायमेंशन। जो हम लोग एलिमेंट मान रहे हैं उस एलिमेंट का डायमेंशन हो जाएगा आपका B इंटू DH। B हो गया विड्थ, DH हो गया उसका थिकनेस। और पूरे बॉडी का एरिया ऑफ बॉडी मान लेते हैं, एरिया ले ले रहे हैं पूरे बॉडी का कैपिटल A, और एलिमेंटल एरिया कितना हो जाएगा, इसका जो एलिमेंटल एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका DA। ठीक है, यानी इस एलिमेंट का एरिया हम DA लेंगे और बॉडी का एरिया A ले लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि ये बॉडी वर्टिकली सबमर्ज किया गया है, यानी इस बॉडी को हम लोग पानी के अंदर ऐसे रखे हुए हैं। पहले ऐसे रखे थे, अब इसको हम लोग ऐसे रख रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें चेंज क्या आएगा कि अब इसके सारे पॉइंट्स एक एलिवेशन पे नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप किसी पानी के अंदर से वर्टिकल खड़े रहोगे तो आपका जैसे हाथ किसी और डेप्थ पे होगा, पैर किसी और डेप्थ पे होगा, और अगर हम लोग पानी में से हॉरिजॉन्टल लेट जाएंगे तो सारी बॉडी के सारे एलिवेशन सेम हो जाएंगे। तो सेम वैसे ही अगर हम वर्टिकल इमर्ज हो रहे हैं तो हमारे लिए सारा पॉइंट चेंज करेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस में जो वर्टिकली डाउनवर्ड जाने पे इंक्रीज करता है। ठीक है, ये हम लोग डिराइव भी कर चुके हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड। ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ से हमने डिराइव किया हुआ है, उसी बेस पे हम इस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं आपका फ्री सरफेस है, मतलब ये पूरी बॉडी पानी के अंदर है वर्टिकली, और ये आपका क्या है, फ्री सरफेस। दिस इज योर फ्री सरफेस। अब यहां से मान लेते हैं कि इस एलिमेंट का जो डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस है इस एलिमेंट का, वो मान लेते हैं h है। मतलब जो ये एलिमेंट है ये फ्री सरफेस से h दूरी नीचे है। ठीक, CG हम लोग मान लेते हैं, लेट CG इज इक्वल टू G। एक हम पॉइंट मानते हैं जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है,
तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग मान लेंगे, इस पॉइंट को हम लोग G से लिखेंगे और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका, क्या रखते हो, H बार से। यहां से लेकर के ये दूरी हो जाएगी आपकी H बार, जो कि रिप्रेजेंट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, इसके बाद एक हम लोग पॉइंट ले लेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर का। एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर, जिसको हम लोग कैपिटल P से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, इसको हम लिख लेते हैं यहां से, ये दूरी हम लोग लिख लेंगे H स्टार। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम लोग 3 हाइट लेके चल रहे हैं, H बार, H स्टार। H क्या है? डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से इस एलिमेंट की दूरी कितनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट H बार, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये डिनोट ये कर रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी G की दूरी जो है वो फ्री सरफेस से H बार डिस्टेंस पे है। और एक है सेंटर ऑफ प्रेशर, जो कि H स्टार है। अब आप लोग सेंटर ऑफ प्रेशर अगर नहीं जानते हो तो लेक्चर नंबर 29 में मैंने इसके बारे में बताया है कि व्हाट इज सेंटर ऑफ प्रेशर, व्हाट इज टोटल प्रेशर फोर्स। अगर ऐसे समझना चाहो तो जब कोई बॉडी पानी में रखी जाएगी या किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में, तो उसके ऊपर कुछ प्रेशर फोर्सेस लगते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रेशर फोर्स। और जहां पे वो टोटल प्रेशर फोर्स लगता है, मतलब कोई एक पॉइंट होगा जहां पे वो पूरा पूरा एक्ट कर रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, मतलब वो पूरा फोर्स किस एक पॉइंट पे आके एकत्रित हो जा रहा है, मतलब कहां पे वो अपने आप को लोकेट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो ये दो चीजें हमें ध्यान देनी है, एक आपका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। अब हमें दो चीजें निकालनी होती है, जब भी कोई बॉडी सबमर्ज होगा तो हमें ऑब्जेक्टिव पे दो चीजें मिलती हैं। एक आपका टोटल प्रेशर फोर्स, फर्स्ट होता है टोटल प्रेशर फोर्स, ठीक, और दूसरा होता है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी होती हैं। जैसे टोटल प्रेशर फोर्स को हम लोग F से लिखते हैं, कैपिटल F, और सेंटर ऑफ प्रेशर को हम लोग H स्टार से लिखते हैं। ये दो चीजें आपको डिराइव करके निकालनी होती हैं, और इस पर डेरिवेशन भी पूछता है और आपका न्यूमेरिकल भी देता है कि इसमें न्यूमेरिकली आपको एक चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल प्रेशर फोर्स में, कि टोटल प्रेशर फोर्स कितना हो रहा है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे हॉरिजॉन्टल वाले में किया गया था, सेम वैसे ही उसका डेरिवेशन यहाँ भी किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ टोटल प्रेशर फोर्स। हम लोग फर्स्ट वाले का डेरिवेशन कर रहे हैं, यानी हमें F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके ऊपर डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो F वाले के लिए हमें क्या करना है कि हम एलिमेंटल फोर्स मान लेंगे। लेट DF क्या हो जाएगा, बी द एलिमेंटल फोर्स, DF बी द एलिमेंटल फोर्स। ये हो गया आपका DF बी द एलिमेंटल फोर्स। अब DF क्या होगा, तो आपको पता है कि प्रेशर P इज इक्वल टू F बाई A होता है। तो F बराबर यहां से क्या हो जाएगा, इस वाले फार्मूले से अगर हम F निकालें तो F बराबर P इंटू A होगा। ठीक है, F बराबर P इंटू A हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इसको राइट डाउन करें तो DF इज इक्वल टू हो जाएगा P, और इस एलिमेंट की एरिया कितनी मानी गई है, DA, तो P इंटू DA। हम एलिमेंट क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें अभी बॉडी की डायमेंशन नहीं पता है, तो हम कोई भी एक एलिमेंट लेके उसके ऊपर फाइंड आउट कर लेंगे, बाद में उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, जिसकी बॉडी की बात करेगा उस पर वो चीज निकल आएगी। तो एलिमेंटल फोर्स हो गया DF इक्वल टू P इंटू DA। और आप जानते हो, एंड वी नो दैट P बराबर क्या होता है, रो इंटू G इंटू H, अकॉर्डिंग टू किसके, हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है। तो अब यहाँ रखा जाए तो DF की वैल्यू कितनी हो गई, DF इज इक्वल टू P की जगह रख दिया गया रो इंटू G इंटू H, और DA वैसे का वैसे है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर पहला।
जिसमें हम एलिमेंटल फोर्स निकाल लिए। अब होल बॉडी के लिए क्या करोगे, फॉर होल बॉडी क्या करोगे, कैपिटल एफ लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ हो सकता है कि कैपिटल एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एच इंटू डी ए। मतलब हम लोगों ने क्या किया सिंपल कि एलिमेंटल फोर्स डी एफ को इंटीग्रेट किया तो पूरे बॉडी का फोर्स निकला कैपिटल एफ, और डी एफ की वैल्यू क्या निकल के आ रही थी, रो इंटू जी इंटू एच इंटू डी ए। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, जब ये एफ कैलकुलेट करना है तो हम इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कर रहे हैं और डी एफ की वैल्यू इतनी है रो जी एच इंटू डी ए, तो ये भी इंटीग्रेट होगा यहां से, ठीक है। तो यानी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। अब देखो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट चीजें बाहर आएंगी, तो देखो डेंसिटी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेट होगा नहीं, तो फिर यह आ जाएगा एच इंटू डी ए। अब इस इक्वेशन से हमारा जो मैटर निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि h इंटू डी ए क्या चीज है, व्हाट इज h इंटू डी ए या डी ए इंटू एच, ठीक है। तो देखो h इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस टू द एलिमेंट, मतलब इस एलिमेंट से सरफेस तक की वर्टिकल दूरी h है, और इसका dA क्या मतलब कह रहा है, dA कह रहा है उसका एलिमेंटल एरिया। तो एलिमेंटल एरिया dA हो गया और h यहां से इतना हो गया, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो दिस विल बी द मूवमेंट ऑफ द सरफेस एरिया अबाउट द फ्री सरफेस। अगर आप लोग मूवमेंट नहीं पढ़े हो आई थिंक, अगर क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स था नहीं आप लोगों के सिलेबस में, तो मैकेनिक्स इस सेम में आप लोग पढ़ोगे और शायद पढ़ाया भी जा रहा होगा। तो मूवमेंट वैसे अगर कहीं पहले पढ़े होगे तो आपको पता होगा एफ इंटू डी होता है, और जहां पे हम लोग क्या करते हैं कि मतलब जो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल डिस्टेंस किया था, मतलब जहां पे मूवमेंट लेना होगा उससे वर्टिकल दूरी कि कोई फोर्स कहीं लग रहा है तो जहां पे हमें निकालना होगा वहां से उसके वर्टिकल डिस्टेंस से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे फोर्स नहीं है, यहाँ पे आपका एरिया दिया हुआ है, तो अगर एरिया का मूवमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उस एरिया का किसके अबाउट निकालना है, इस एरिया का मूवमेंट निकालना है इस फ्री सरफेस के अबाउट। तो क्या करेंगे, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल डिस्टेंस। तो मूवमेंट अगर आपको नहीं पता है तो लिख सकते हो यहां पे सिंपल ऐसे लिख सकते हो, मूवमेंट कह सकते हो कि जैसे ये डी ए इंटू एच, ठीक है, तो ये हो जाएगा मूवमेंट ऑफ सरफेस एरिया, दिस इज मूवमेंट ऑफ सरफेस एरिया, या सॉरी मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट फ्री सरफेस लिख देना, मूवमेंट, एक मिनट में इसको मिटा के लिखता हूं, मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट फ्री सरफेस, मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट फ्री सरफेस, ठीक है। तो अगर ये मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट फ्री सरफेस है तो एरिया किसका लिया गया था, एलिमेंटल एरिया डीए लिया गया था, तो एलिमेंट की दूरी जो थी वो h थी, ठीक है। अगर पूरी बॉडी के लिए निकालते हैं तो यहां पे अगर निकाला जाए फॉर होल बॉडी, तो dA कहां चल जाएगा, dA विल चेंज टू कैपिटल A, जो एलिमेंटल एरिया है वो चेंज होके कैपिटल A हो जाएगा, एंड दिस h विल बी चेंज टू h बार। दो चीजें होंगी, ये दोनों मैं अंडरलाइन कर ले रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कि एलिमेंटल एरिया का मूवमेंट लिया गया था तो एलिमेंटल डिस्टेंस लिया गया h, तो dA इंटू एच कर दिया गया। अब अगर बॉडी के का मूवमेंट लेना है फ्री सरफेस के अबाउट, तो क्या हो जाएगा बॉडी का मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट आपका हो जाएगा सिंपल कि बॉडी का एरिया कैपिटल A, और अब उस बॉडी की हमें एक कोई हाइट चाहिए होगी, तो मतलब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे लाई कर रहा है वो चीज हमें निकालनी पड़ेगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है आपको पता है, रेक्टेंगल का d/2 पे निकल के आता है, ठीक है, सर्किल का d/2 पे आएगा, ठीक है। तो मतलब आपको ये चीज ध्यान देना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है और कहां पे निकलता है, तो ये चीजें आप मैकेनिक्स में पढ़ोगे,
अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इस लेक्चर में कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में, तो मैं उसको अलग से लेक्चर लेके डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, बस ऐसा समझो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जिस भी बॉडी की बात करेगा नॉर्मली आपको वो रेक्टेंगल ही देता है, तो आपको d/2 याद रखना है कि रेक्टेंगल का d/2 पे आपका निकल के आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट फ्री सरफेस था, तो पूरी बॉडी के लिए a इंटू एच बार हो जाएगा। एच बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एच बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी है कहां से, फ्री सरफेस से। तो जब मूवमेंट लेंगे फ्री सरफेस के अबाउट तो हमें डिस्टेंस चाहिए वर्टिकल, तो एलिमेंट का डिस्टेंस h था, g का डिस्टेंस h बार है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहां से कैपिटल F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटीग्रेशन ऑफ h इंटू डी ए। अब ये चीजें चेंज होके यहाँ आ जाएंगी आपकी। मैं इसको अगर अलग कलर से लिखता हूं तो ये हो जाएगा रो जी ए एच बार। ठीक है, तो अगर ये डेरिवेशन आपको पूरा लिखना हो तो ये निकल के आता है F इज इक्वल टू रो यानी डेंसिटी इंटू जी इंटू एरिया ए इंटू एच बार। तो जो टोटल प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करना होता है वो होता है रो जी ए एच बार। ठीक है, ये लिख सकते हो आप टोटल प्रेशर फोर्स, दिस इज योर टोटल प्रेशर फोर्स। ठीक है, अब यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये निकल के आएगा न्यूटन में। तो कभी कभी क्या करता है एग्जाम में आपको कह देगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में टोटल प्रेशर भी कहा जाता है। तो कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है फाइंड आउट द टोटल प्रेशर ऑन अ बॉडी, तो अब वहां पे ये नहीं कि सर P बराबर F/A करना है। ठीक है, अगर कोई सबमर्जिंग का केस दिया हुआ है तो नॉर्मली इस F को टोटल प्रेशर फोर्स कहते हैं, लेकिन इन जनरल इसको टोटल प्रेशर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि टोटल प्रेशर और टोटल प्रेशर फोर्स इस टॉपिक के अंडर में आएगा, तो उसका मतलब सिर्फ यही होता है F दैट इज इक्वल टू रो जी ए एच बार, क्योंकि न्यूमेरिकल में जनरली टोटल प्रेशर ही पूछा होगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन पहला भी हुआ है इसका टोटल प्रेशर फोर्स का, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर पे चलते हैं। ठीक है, तो मैं 1-2 मिनट के छोड़ दे रहा हूँ स्क्रीन आप लोगों का, इसको नोट कर लीजिए ताकि इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, फिर हम आएंगे सेंटर ऑफ प्रेशर के डेरिवेशन के ऊपर। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। तो हेलो एवरीवन, तो हेलो एवरीवन, तो हेलो एवरीवन,
तो आई थिंक डेरिवेशन ये नोट हो गया होगा पहला स्टेप। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे, जिसमें हमें निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर आपका। तो देखिए पहले जान लीजिए कि करना क्या चीज़ है इसका ऑब्जेक्टिव में। जैसे आप ये देख रहे हो, जैसे आप लोग इसमें देख रहे हो कि पहले में क्या कहा था कि टोटल प्रेशर फोर्स निकालने के लिए तो हमने ये निकाल लिया रो जी ए एच बार। अब ये मतलब क्या चीज हो गया, दिस एफ विल बी द टोटल फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड अबव द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब इस बॉडी के ऊपर जितना लिक्विड है वो इस बॉडी के सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है वो यहां से निकल जाएगा। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट कहता है फाइंड आउट द सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी ये जो एफ निकला है टोटल प्रेशर फोर्स, ये अब लग कहां पे रहा होगा, इसका एक सेंटर पॉइंट कहां होगा। ऐसा तो है नहीं कि बॉडी पे कहीं मान लेंगे कि यहां लग रहा है, यहां लग रहा होगा, यहां लग रहा होगा। तो ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी होगी। हॉरिजॉन्टल में इसलिए निकालना नहीं किया था कि हॉरिजॉन्टल वाले में सारे एलिवेशन सेम होते हैं, तो एच स्टार इक्वल टू एच बार इक्वल टू एच होके खत्म हो जाता वहां पे। तो हॉरिजॉन्टल केस में चीज नहीं पूछी जाती है सेंटर ऑफ प्रेशर, लेकिन अगर वर्टिकल बॉडी है तो उसमें सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने को कहेगा, इंक्लाइंड है तब भी कहेगा। तो यानी अब ये एफ इस बॉडी पे कहां लग रहा है वो फाइंड आउट करना है हमको। ठीक है, तो चलते हैं उस डेरिवेशन पे। तो एक चीज तो ये हो गई कि सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि लिख सकते हो लोकेशन ऑफ कैपिटल एफ इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ प्रेशर। मतलब पॉइंट ऑफ लोकेशन लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो पॉइंट ऑफ लोकेशन ऑफ एफ, यानी जो एफ निकला है उसका लोकेशन पॉइंट क्या होगा। अब अगर इसके ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पे एक आपको प्रिंसिपल यूज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। एक थ्योरेटिकल टॉप मतलब यहाँ पे है कि ये सॉल्व कैसे होता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट होता क्या, सबसे पहले इसके बारे में अगर बात की जाए तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपके समझ से क्या होना चाहिए। जैसे कि आप मैकेनिक्स पढ़े नहीं हो अभी तक तो शायद आपको दिक्कत होगी, तो ऐसे मैं समझा देता हूं आप लोगों को कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का मतलब ये हो गया सिंपल, आप कह सकते हो कि जैसे यहाँ पे कोई एक एक्सिस ले लेते हैं, जैसे मान लो ये एक्सिस है एक, ठीक है, सरफेस। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स द मूवमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट अबाउट द सेम एक्सिस। मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स का किसी एक्सिस के अबाउट अगर मूवमेंट लिया जाता है तो उसी एक्सिस के अबाउट अगर उस रिजल्टेंट फोर्स के कंपोनेंट का मूवमेंट लिया करके सम किया जाए, दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि एक रिजल्टेंट फोर्स एफ है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। ठीक, रिजल्टेंट फोर्स एफ है जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। अब अगर हम इस 10 न्यूटन का मूवमेंट लेते हैं 5 मीटर डिस्टेंस पे, तो मान लेते हैं कि 10 न्यूटन को हम 5 मीटर डिस्टेंस का मूवमेंट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन मीटर आएगा। ठीक, तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स। अब ये लॉ ये कहता है कि दिस रिजल्टेंट फोर्स मूवमेंट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो मान लेते हैं कि इसके पास दो दो फोर्सेस के, मतलब जैसे लग रहा है इसको ब्रेक करो तो 2 न्यूटन के 2 न्यूटन के 2 न्यूटन के 2 न्यूटन के ऐसे 5 फोर्सेस लग रहे होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट हो गया 10 न्यूटन। ठीक है,
अब इनका अगर मूवमेंट निकालो तो 5 दूना 10 ये आ गया, फिर 5 2 जा 10 ये भी 10 होगा। इस तरीके से सबका यहाँ पे 10 10 ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जोड़ लो, समेशन ऑफ मूवमेंट 10 20 30 40 50, तो ये भी कितना हो गया 50 न्यूटन मीटर। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यही कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा लगने वाला मूवमेंट और एक्सिस सेम होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, एक्सिस मस्ट बी सेम, यानी अगर कोई एक्सिस 5 मीटर पे ली गई थी तो ऐसा नहीं इसमें छठवें पे ले लेना है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स का किसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इज इक्वल टू द समेशन of the moments of its component about the same axis, that is called as principle of movement। तो जब भी इसका डेरिवेशन करोगे तो ये चीज डिफाइन कर देना है कि सेंटर ऑफ प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट व्हिच स्टेट्स दैट the moment of the resultant force about an axis is equal to the moment summation of the moment of its component about the same axis। ये इतना आप लोग डिफाइन करके लिखिएगा, उसके बाद इसके डेरिवेशन पे आइएगा। तो अब इसके प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम केवल मैथमेटिकली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, F मल्टीप्लाइड बाई एच स्टार। एच स्टार जो हमें निकालना सेंटर ऑफ प्रेशर, तो ये वो दूरी हो गई जहां पे F लग रहा होगा। ठीक है, तो मान लेंगे F इंटू एच स्टार, यानी देखो F कहाँ लगेगा, इस P पॉइंट पे, इसकी दूरी कितनी है एच स्टार है। तो अभी हम पहला स्टेटमेंट ये ले लिए, बराबर किसके रखेंगे इसको, हम लोग बराबर रखना है हमें इसके समेशन ऑफ मूवमेंट के। तो हमने क्या माना, एलिमेंटल फोर्स क्या माना था, आपको पता होगा डीएफ माना गया था। तो वहां क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू द समेशन ऑफ डीएफ इनटू एच। हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसमें ये चीज निकल के आएगी, एफ इंटू एच स्टार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ इंटू एच। ये हो गया रिजल्टेंट का मूवमेंट, ये हो गया एलिमेंट का मूवमेंट। एक्सिस क्या ले जा रही है, सेम, क्योंकि देखो ये फ्री सरफेस है, ये दूरी h है, ये दूरी h स्टार है, तो एक्सिस क्या है, फ्री सरफेस है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, लास्ट में लिखेंगे कंपैरिजन के लिए। अभी इसके ऊपर आते हैं, तो हमको पता है कि df क्या होता है, df इज द एलिमेंटल फोर्स, तो होगा p इंटू ए जो अभी निकाला गया है इसके पहले, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी ए इंटू एच। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा, P की वैल्यू हो जाएगी रो जी एच इंटू डी ए इंटू एच। यानी अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं डी एफ इंटू एच को, तो ये निकल के आ जाएगा रो इंटू जी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ये आ जाएगा डी ए इंटू एच। ठीक है, तो अब देखो ये स्टेटमेंट क्या बन के आया, हमने कुछ नहीं किया है, डीएफ की वैल्यू लिखी है P इंटू डी ए, क्योंकि फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया, और प्रेशर की वैल्यू होती है रो जी एच, डी ए वैसे का वैसे है। ठीक, अब देखो ये चीज क्या निकल के आ रही है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज आपका क्या निकल के आया यहाँ पे, डी ए इंटू एच। तो डी ए इंटू एच, अभी इसके पहले क्या पढ़ा था आप लोगों ने, मूवमेंट ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, यही पढ़ा था ना, डी ए इंटू एच। अभी क्या बताया था कि मूवमेंट ऑफ द एरिया अबाउट फ्री सरफेस। तो अब देखो उसी मूवमेंट का फिर मूवमेंट ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्या शो कर रहा है, ये स्टेटमेंट ये शो कर रहा है मूवमेंट ऑफ मूवमेंट। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी को बोला जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ मूवमेंट कह लो, या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कह लो। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नॉर्मली हम MY लिखते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग मैकेनिक्स में पढ़ लोगे। कैसे समझना चाहो तो सिंपल कह सकते हो कि ये किसी एक बॉडी के एंगुलर डिफॉर्मेशन का रेजिस्टेंस बताता है, कि अगर कोई बॉडी एंगुलर डिफॉर्म की जाए तो उसको कितना रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रही होगी, वो बताएगा आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेट करोगे, एंगुलर डिफॉर्मेशन दोगे तो क्या चेंजेस आएंगे, उसका डिफॉर्मेशन रेजिस्टेंस हम निकालते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। ठीक है, ये आप लोग मैकेनिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो जाएगा वहां पे। यहाँ हमें इतना समझना है कि डीए इंटू एच हो गया मूवमेंट, उस मूवमेंट का फिर मूवमेंट लिया गया, तो दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ मूवमेंट, और उसी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो ये एलिमेंटल का था। अगर पूरी बॉडी पे इसको लेके आएंगे तो
तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी का इस फ्री सरफेस के अबाउट, ठीक है। तो अगर इसको रखा जाए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इंटू एच, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ, इंटीग्रेशन लेकर के बताते हैं, मोमेंट ऑफ, जैसे मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि समेशन, पूरे का समेशन कर रहे हैं हम लोग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट फ्री सरफेस, ये आपका हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं आई नॉट, ये हम लोग खुद से मान रहे हैं, आई से लिखते हैं जनरली इसको, तो सरफेस वाले के लिए हम 0 लगा ले रहे हैं, आई नॉट लिख ले रहे हैं यहाँ पे बस, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से लिखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी से लिखते हैं या सीजी ले लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली आई से होता है। तो अब इसके अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं तो इसको हम लोग आई नॉट लिख ले रहे हैं, ठीक है, अपने समझने के लिए कि आई नॉट ये शो करता है कि इनर्शिया अबाउट फ्री सरफेस, ठीक। अब फिर इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे पुटअप करो, अगर डी ए इंटू एच की वैल्यू आई नॉट रखोगे तो यानी जो ये निकल के आया था इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इंटू एच, ये हो गया रो जी आई नॉट, ये वैल्यू हो गई रो जी आई नॉट। इसको कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3, वो इक्वेशन सेकंड रहा जो डिराइव होके आया था, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 आपका, ठीक। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये निकल गया, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, समेशन ऑफ कंपोनेंट, तो यानी इंटीग्रेशन इसलिए लगाया गया था कि ये पूरे एलिमेंट का सम कर दिया होगा, और हमने क्या माना है कि समेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, तो यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, अब ये इक्वेशन हो जाएगा बराबर, लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 3, अभी हमने मिटा दिया है, आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है क्योंकि जगह नहीं बची है, मैं चाह रहा हूं इतने में कंप्लीट हो जाइए। तो इक्वेशन नंबर 3 बराबर किसके हो जाएगा, F इंटू एच स्टार के, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल F इंटू एच स्टार, ठीक। और कैपिटल F की वैल्यू क्या होती है, रो एंड, यहां लिख सकते हो एंड कैपिटल F की वैल्यू हमने अभी निकाली थी रो जी ए एच बार, तो अगर ये वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे तो ये निकल के आएगा रो जी ए एच बार, ये हो गया एफ की वैल्यू इंटू एच स्टार का मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर बराबर, इसके बाद क्या आ जाएगा, इधर कितना है रो जी आई नॉट, रो इंटू जी इंटू आई नॉट, अब देखो कैंसिल क्या क्या होगा, रो इंटू जी कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक। तो बचा क्या क्या यहाँ पे, हमें निकालना क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर दैट इज एच स्टार, तो एच स्टार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से एच स्टार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई नॉट और ये आएगा ए एच बार इसके नीचे, तो ये हो जाएगा आई नॉट यानी इनर्शिया अपॉन ए एच बार, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ प्रेशर, लेकिन अभी इसने कुछ इनकम्प्लीट स्टेटस इसलिए है क्योंकि ये जो निकल के आया है ये आया है अबाउट फ्री सरफेस, ठीक है, और एग्जाम में आपको बॉडी के अबाउट निकालना पड़ेगा क्योंकि बॉडी के डायमेंशन पता होगी, सरफेस की डायमेंशन आपको नहीं पता होगी, तो ये निकल के आया है अभी अबाउट फ्री सरफेस, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर निकल तो गया आई नॉट अपॉन एच बार, लेकिन अब ये निकल के आया फ्री सरफेस के अबाउट। अब हमें क्या करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब वो थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी इनर्शिया को कहीं दूसरे पे ट्रांसफर करना हो, मतलब एक एक्सिस को दूसरे एक्सिस पे चेंज करना हो, यानी ये आई नॉट यहाँ पे है, उसको हम यहाँ उठा के लाएंगे तो इसको हम आई जी लिख सकते हैं, ठीक है, जी पे लेके आएंगे तो यहाँ इसको लिख लेंगे आई जी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक थ्योरम होता है जो कि जिसके थ्रू हम किसी भी इनर्शिया को किसी सरफेस से दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, मैं ऊपर लिख देता हूं वहां मिटा करके क्योंकि नीचे जगह बची नहीं है उतनी, मैं यहां लिख रहा हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपका,
ये जो निकल के आएगा ये हो जाता है आई नॉट इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच बार स्क्वायर। ठीक है, ये थ्योरम मतलब ये होता है कि आपको जब ट्रांसपोज करना हो कि कोई चीज एक किसी एक्सिस के अबाउट है उसको दूसरे एक्सिस के अबाउट ले जाना है इनर्शिया को, तो इस थ्योरम से हम उसको ट्रांसफर कर लेते हैं। मतलब सिंपल याद रखो यार, आई नॉट इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच बार होता है, यानी कोई चीज दिया हुआ इतना रख दो, ऐड करके वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप क्या करना है, आई नॉट को रिप्लेस करना है किससे, आई जी प्लस ए एच बार स्क्वायर से। तो रखते हैं यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो एच स्टार इज इक्वल टू आई नॉट की जगह क्या रख देंगे, आई जी प्लस ए एच बार स्क्वायर अपॉन ए एच बार। कितना निकल के आ गया। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से ये आ जाएगा एच स्टार इज इक्वल टू, देखो आई जी अपॉन ए एच बार अलग हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे ए एच बार स्क्वायर अपॉन ए एच बार। ठीक है, ए एच बार स्क्वायर अपॉन ए एच बार, इसको अगर डिराइव करोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। ये हो गया इसका डेरिवेशन। सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। कैसे आया है, ए एच बार स्क्वायर अपॉन ए एच बार करोगे तो केवल एच बार बचेगा आपका। ठीक, तो ये हो गया डेरिवेशन सेंटर ऑफ प्रेशर का। तो डेरिवेशन नोट कर लीजिए। फिर इसमें कुछ दो पॉइंट्स हैं जो कि जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपसे, किसी कंपटीशन में आप जाओगे तो इसी बेसिस पे एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो यहाँ तक, फिर अब उस क्वेश्चन पे आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ठीक है, सिंपल है, इसी फॉर्मूले बेसिस पे है, तो इसको पहले नोट डाउन कर लो आप लोग। और जो ये एच बार निकल के आ रहा है, ये एच बार वही चीज है सिंपल कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी है फ्री सरफेस से। ठीक है, दो क्वेश्चन इस पर ऑब्जेक्टिव हैं, इसको नोट कर लो, फिर बताता हूं मैं आप लोगों को। सो आई थिंक नोट हो गया होगा आप लोगों का। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरा इसी डेरिवेशन के ऊपर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि इज सेंटर ऑफ प्रेशर डिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी वर्टिकल प्लेन सरफेस को लिक्विड में सबमर्ज किया गया है
तो क्या उसका सेंटर ऑफ प्रेशर उस लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा? पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है, अगर आपको टेक्निकल पेपर दोगे तो उसमें क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर। तो आप ये बताओ सिंपल कि अगर कोई वर्टिकल प्लेन सरफेस किसी लिक्विड के अंदर डिप किया जाता है तो क्या उसका सेंटर ऑफ प्रेशर उस लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का। सोच के बताइए क्या हो सकता है। यही केस है, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो H स्टार निकला है क्या वो उस लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंडेंट है जिसमें उसको रखा गया है या जिसमें उसको फाइंड आउट किया जा रहा है? बहुत से लोग कह रहे होंगे यस, क्योंकि सर डेंसिटी तो डिपेंड करेगा ही। ठीक है, लेकिन अगर टेक्निकली सोचो तो जो डेरिवेशन आपने किया उस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग क्या शो हो रहा है? ठीक है, यहाँ जो फॉर्मूला लिखा गया है वो क्या लिखा गया है? H स्टार इज इक्वल टू IG अपॉन AH बार प्लस H बार लिखा गया है। ठीक है, अब देखो इस सेंटर ऑफ प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले में कहीं भी आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं आया है। ठीक है, यानी रो और जी कहीं नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि रो की वैल्यू कहीं इनपुट नहीं आ रही है सेंटर ऑफ प्रेशर के फॉर्मूले में। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड में सबमर्ज की जा रही है तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ प्रेशर उस लिक्विड या उस फ्लूइड के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर्स में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर on a vertical plane surface will always be, ठीक है, above the center of gravity, ठीक है, at the center of gravity, below the center of gravity, लास्ट पूछेगा डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, ऐसे कुछ पूछ देगा लास्ट में। तो आप बताइए कि अगर वर्टिकल प्लेन सरफेस किसी लिक्विड में सबमर्ज किया गया है तो सेंटर ऑफ प्रेशर का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा होगा? पूछा क्या है कि क्या वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कम होगा, या आप कह सकते हो सिंपल कि उससे नीचे होगा या किसी और उस पर डिपेंडेंट होगा वो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देख के क्या बता सकते हो आप लोग? फॉर्मूला क्या निकल के आया है? H स्टार इक्वल टू IG अपॉन AH बार प्लस H बार। ठीक है, तो फॉर्मूले में देख के क्या दिख रहा है आपको कि भाई H बार प्लस समथिंग है, दिख रहा है H बार प्लस IG अपॉन AH बार। ठीक है, यानी H बार क्या है? इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी, यानी इस दूरी में कुछ ऐड होगा तब सेंटर ऑफ प्रेशर निकलेगा। मतलब H बार में ये अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं तब जाके हमको ये सेंटर ऑफ प्रेशर मिल रहा है। तो मतलब कहने का यह हुआ कि जब भी कोई वर्टिकल बॉडी किसी लिक्विड में सबमर्ज, किसी भी फ्लूइड में, बार बार लिक्विड बोल रहा हूं लेकिन हाँ, किसी भी फ्लूइड में अगर उसको सबमर्ज किया जाएगा तो सेंटर ऑफ प्रेशर आपका हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा। क्यों? क्योंकि H बार से कुछ ऐड कर रहे हैं। तो H बार वैसे ही क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी है, और इसमें कुछ भी ऐड करोगे तो इससे और नीचे आ रहे हो। क्योंकि देखो यहां शुरू हुआ, ये हो गया H बार, इसके कुछ नीचे H स्टार है, तो इसमें कुछ और अमाउंट हम ऐड कर देंगे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा कि सेंटर ऑफ प्रेशर विल ऑलवेज बी या विल ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी when a vertical plane surface submerged in liquid। ये आपके दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कई बार किसी भी कंपटीशन में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी जेईई का एग्जाम ले लो या अदर कोई स्टेट पीएससी का एग्जाम लोगे आप लोग, तो उसमें ये क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं आपके। ठीक, पहला क्या बताओगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर डेंसिटी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। दूसरा, वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे लाई करेगा। ठीक है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो ये ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि H स्टार हमेशा H बार से नीचे ही आएगा।
ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन था। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई न्यूमेरिकल फंस रहा हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे डेरिवेशन करेंगे इंक्लाइंड वाले पे। हॉरिजॉन्टल हो गया है, ये आपका वर्टिकल था, इसके बाद आएगा आपका इंक्लाइंड सरफेस। सो मिलते हैं लेक्चर नंबर 32 में, जहाँ पे हम इंक्लाइंड सरफेस पे डेरिवेशन करेंगे। So thank you very much for watching. See you in the next lecture.